श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रेणु शुक्ला, जो कि विभागाध्यक्ष हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति, कन्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देहरादून। डॉक्टर रेणु, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर रेणु शुक्ला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम आपदाओं की बात करते हैं और ख़ास तौर से हम महामारी की बात करते हैं, तो इतिहास में किस तरह का विवरण है, कहाँ कहाँ हमें इस तरह की महामारियों के बारे में जानने को मिलता है? आपदाओं का बहुत लंबा इतिहास है भारत सहित विश्व के तमाम सारे देशों में, और हमें प्रागैतिहासिक काल से इसके संदर्भ मिलने लगते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट चाइना में एक बार इस तरह से स्थानीय जगह की आबादी पर इसका फर्क पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि थुसिडाइडीज ने लिखा है एथेंस के विषय में, जहाँ पर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में इसका जिक्र आता है। और भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसमें भी कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं और स्कॉलर्स ने दावा किया कि ह्यूमन स्केलेटन में उनको महामारी के संकेत मिले हैं। तो उसके पतन के एक कारणों में से ये भी माना जाता है। और इसके बाद भी हमें तमाम सारे ग्रंथों में इनके जिक्र मिलते रहते हैं, जो वेद, पुराण और अर्थशास्त्र और उसके बाद ऐतिहासिक काल तक जाते हैं। तो एक लंबा इतिहास बीमारियों का रहा है। और उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल की बीमारियों से तो हम परिचित ही हैं कि विश्व और भारत में किस तरह इन्होंने प्रभावित किया है। तो इतिहास का जो विद्यार्थी है वो इस समय जब कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की होंगी। खासतौर से हम कन्या गुरुकुल की बात करें तो किस तरह से आप इस कार्य को अंजाम दे रही हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये बहुत प्रचलित पद्धति नहीं रही है खासतौर से हमारे देश में। कुछ निजी संस्थान हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन जैसे आपका विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, यहाँ पर किस तरह से आपने तैयारी की और वो किस चरण में आप हैं इस समय? एक्चुअली इसकी तैयारी तो नहीं थी, पर हमारे पास रिसोर्सेज थे। शायद हम लोग उसके अभ्यास में नहीं थे क्योंकि रोज विद्यार्थियों से मिल पा रहे थे। लेकिन अचानक की जो परिस्थिति बनी उसके बाद हमने स्वयं को एक्सपोज किया। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चाहे स्कूल के हों या चाहे हायर एजुकेशन में हमारे जैसे कैंपस के छात्र, स्टूडेंट्स और टीचर्स का गजब का कोऑपरेशन हमें इस बीच में देखने को मिला है। बहुत जल्दी इस तकनीक से हम लोग फ्रेंडली हो गए हैं और लगभग हर प्लेटफॉर्म का हमने उपयोग किया है। इसमें बहुत सारी तो ऐप्स हैं जिनके थ्रू हमें ये एक्सेस करना पड़ा है, और इसमें सरकारी और निजी कंपनियों से प्राप्त सभी सुविधाओं का लगभग हमने उपयोग किया है। जिसमें स्वयं है जो स्टडी डेप्थ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, जिसके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं मूक के नाम से, इनका बहुत उपयोग किया गया है इस बीच में। और स्वयं प्रभा है जिसका हमने नहीं उपयोग किया है इतना, लेकिन डिजिटल कोर्सेज हैं जो टेलीविजन पे उपलब्ध है। इसमें 11 DTH चैनल्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है सरकार, जिसमें दूसरे नंबर पे हिस्ट्री से संबंधित सामग्री दूसरे चैनल में उपलब्ध है। और हम लोगों ने इस समय सभी डिजिटल लाइब्रेरीज का उपयोग किया, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, EPG पाठशाला है, शोध गंगा है, शोध सिंधु है। तो इन सब के थ्रू हम लोग बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जो बच्चे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनसे व्हाट्सएप मेल के जरिए संबंध बनाया जा रहा है। पर ये काम हम लोगों ने किया है। तो किस तरह की चुनौतियां हैं एक प्राध्यापक के सामने? चुनौती सबसे बड़ी जो आ रही है वो ये आ रही है कि कनेक्टिविटी की समस्या है। पावर सप्लाई की समस्या देहरादून में तो नहीं आई है, पर मैं समझती हूँ एक शिक्षक के तौर पे कि जो रिमोट एरियाज होंगे बहुत जगह बच्चे ये परेशानी भी फेस कर रहे होंगे। यहाँ भी जब हम लोग करते हैं तो बीच बीच में कई बार कनेक्टिविटी जाती है। तो 2 बहुत मुख्य समस्याएं हैं, एक तो कनेक्टिविटी की और दूसरे पावर सप्लाई की। इनमें अगर बाधा आती है तो बीच में क्लास रुक जाती है या बीच में हमारा कनेक्शन नहीं रहता है और फिर हमें एक बार जोड़ना पड़ता है। तो ये मेन समस्या है। उसके अलावा समस्याएं बहुत हैं जो बच्चों के जरिए पता चल रही हैं, जैसे डेटा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो बच्चों की अलग अलग आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इसके आड़े आएंगी। कुछ समस्याएं और भी चीजों को लेकर के हैं, जैसे ई कंटेंट ज्यादातर अंग्रेजी में उपलब्ध है। कुछ बच्चे जो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में उतने एक्सपर्ट नहीं है, उन बच्चों को उस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। क्योंकि जो डेमोग्राफी है हमारे देश की वो अलग तरह की है, तो उस सब की वजह से कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बाधा को दूर करके भी हम काम कर पाएं। एक बड़ा अंतर है कि जो फिजिकली एक स्टूडेंट क्लासरूम में प्रेजेंट होता है और ऑनलाइन, तो एक कम्युनिकेशन बना पाना, वो आई कांटेक्ट और ये सब चीज़ें जो बहुत आवश्यक मानी गई हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो किस तरह से लेती हैं इस बात को आप?
ये मुझे बहुत खटक रही है बात, क्योंकि विद्यार्थी का और जो शिक्षक का संबंध है वो पाठ्यक्रम पूरा कराने के माध्यम जैसा नहीं है, तकनीकी नहीं है। ये बहुत संवेदनात्मक स्तर का संबंध है जिसमें हर छात्र को शिक्षक अलग तरह से समझता है। और दूसरे, जब हम डिजिटल माध्यम के थ्रू छात्र से जुड़ते हैं, विद्यार्थी से जुड़ते हैं, तो उसमें एक तरह का मोनोलॉग वो ज्यादा लगता है। वो जो एक कक्षा का वातावरण है वो इसमें बन ही नहीं सकता। तो वो कमी इसमें जरूर है और बहुत बड़ी कमी है वो, जिसकी वजह से जो हमारा संबंध है आपस का, वो उस तरह से हम विद्यार्थी को मदद नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हम उसको क्लासरूम टीचिंग में कर पाते हैं, कि किस तरह की उसकी जरूरत है, उससे हम किस तरह से पर्सनली डील करें। ये एक समस्या है डिजिटल माध्यमों में, ये तकनीकी ज्यादा है। डॉक्टर शुक्ला, सभी जो प्राध्यापक हैं वो उस तरह से पारंगत भी नहीं होंगे कि वो डिजिटल मोड को प्रयोग में ला सकें, ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, तो उनके लिए भी कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस होनी चाहिए। इसको शुरू किया था सरकार ने, और जो मैंने अभी स्वयं की बात की, मूक कोर्सेज की बात की, तो इनकी ट्रेनिंग के लिए ये शुरू कर दिया गया था इस पेंडेमिक के पहले ही। लेकिन अभी ये शुरुआत ही थी। हमारे यहाँ से भी कुछ फैकल्टीज गए थे इसके ट्रेनिंग के लिए, और अभी भी गवर्नमेंट का है आगे कि इस चीज को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें दीक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी उसके द्वारा भी इन माध्यमों को इस्तेमाल करना मुझे लगता है उतना मुश्किल नहीं है। तो धीरे धीरे अभ्यास से वो चीजें समझ में आने लगती हैं। हाँ, ट्रेनिंग के साथ वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, और मुझे लगता है भविष्य में हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रेणु शुक्ला, इतिहास ऑनलाइन समझाना कितना आसान है, कितना कठिन है? इतिहास ऑनलाइन समझाना कठिन है मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, और इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका होती है अप्रोच की, पर्सपेक्टिव की। तो वो बातें डिस्कशन से ज्यादा निकल के आती हैं। जितना ज्यादा हम विचार विमर्श और चर्चा करते हैं, और ये चर्चा संवाद होती है सभी विद्यार्थियों के साथ, तो वो संवाद उस तरह का इन माध्यमों में नहीं बन पाता है, क्योंकि हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर और उस तरह से डिस्कशन करने में ये जो प्लेटफॉर्म है ये उतनी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। ये हमें सामग्री तो उपलब्ध करा पाते हैं, एक व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन पारस्परिक संवाद का जो क्लास में हमें एटमॉस्फेयर मिलता है वो इसमें नहीं मिल पाता है। तो इतिहास विषय में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि विषय ही एनालिटिकल अप्रोच का है, तो इसमें चीजें जो नजर आती हैं कई बार वो होती नहीं है। तो वो सारी चर्चा, उसको हम इस समय समझते हैं कि वो एक बड़ी बाधा है इतिहास विषय को समझने में। और दूसरे इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि हम कुछ चीजें फील्ड में जाके करते हैं या संग्रहालयों में लेकर जाते हैं। ये संग्रहालय का भी कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अभी हमें उसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी। तो उस तरह से जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है उसके द्वारा इतिहास को समझना आसान है, और इन डिजिटल माध्यमों के द्वारा उसको समझना भी मुश्किल है। वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट भी आया है, लेकिन इतिहास विषय में हम इसमें कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे हैं, तो ये एक समस्या है। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि इस कालखंड को इतिहास किस रूप में देखेगा? यदि हम अभी हम केवल 2 महीने की बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीने बीते हैं, इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में, एक सबक के रूप में मुझे लगता है इतिहास देखेगा, क्योंकि एक मनुष्य के रूप में इतिहास दरअसल मनुष्य के कामों की कहानी है, और वो बार बार पीछे मुड़ के ये देखता है कि उसने जो काम किए हैं उसमें क्या गलतियां कर दी हैं। तो हमें लगता है कि प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए था, जो एक समन्वय, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए था, उसमें कहीं हम लैग कर गए हैं, और वो इस समय में नजर आता है। मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से भी हमारे लिए ये सोचने का समय होगा कि हम एक दूसरे से संवेदनात्मक स्तर पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े, क्योंकि इस पीरियड में जब हम लोगों को अकेले रहने का अवसर मिला तो बहुत सी चीजें मनुष्य को अपने विषय में जानने का मौका मिला होगा। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि हमारी आस्था और हमारी रुचि विज्ञान में इस बीच में बहुत बड़ी है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें एक नई दृष्टि देगी। तो इस रूप में भी इसका मूल्यांकन किया जाएगा। एक और बड़ी बात जो महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि मैं मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास करता हूँ। तो जब कोई ऐसी क्राइसिस आएगी या आती है तो हमें समझ में आता है कि मनुष्य के रूप में हम एक हैं, दुनिया भर में चाहे कहीं भी रह रहे हों। इसका रियलाइजेशन बड़ी खूबसूरती से इन दिनों में हुआ है कि मनुष्य मात्र जो है वो एक है, उसे हम सीमाओं में बांध के नहीं देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। तो कई मायनों में ये इतिहासकार इसे एक सबक की तरह से देखेगा और लिखेगा, और इससे मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर रेणु शुक्ला, यदि हम आधुनिक काल की बात करें या मध्यकाल की बात करें, कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता है जब ऐसा कोई महामारी या आपदा आई हो और किसी महापुरुष ने कुछ कहा हो? सृष्टि से
मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी। गौतम बुद्ध का मुख्य संदेश जो था वो करुणा को लेकर के था। वो दुख से दुखी थे मानव मात्र के, और उसके लिए उन्होंने उनकी सारी खोज थी। वैसे तो बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है बीमारियों को या चिकित्सा को, भैषज्य बुद्धा की इमेज भी हमें मिलती है। लेकिन एक महावग्र का उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जिसमें इस बार एक ऐसी बीमारी से एक परिवार ग्रसित हो गया और उसमें सारे लोग मारे गए, एक पिता और पुत्र बचे। तो वो संघ में आ गए, प्रव्रजित हो गए, और वो जब भिक्षा के लिए जाते थे तो वो बच्चा जो था वो बच्चा होने की वजह से खाने की मांग करता था, भोजन की मांग करता था, जिससे लोग असंतुष्ट हुए। तो बुद्ध ने नियम बनाया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रव्रजित नहीं होंगे। लेकिन इसी तरह का एक दूसरा इंसिडेंट हुआ जब दोबारा संक्रामक रोग हुआ और एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चे ही बचे। तो बुद्ध का बनाया हुआ नियम इस चीज में बाधा था कि उनको संघ में लिया जाए। आनंद के विशेष अनुरोध पर बुद्ध ने नियम दोबारा बदला और उन्होंने ये कहा कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी श्रामणेर के रूप में संघ में आ सकते हैं अगर वो कौवा उड़ाने की क्षमता रखते हो। तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध परिस्थिति के हिसाब से नियम बदल रहे थे संघ के, अपने ही बनाए हुए, सिर्फ इसलिए कि वो करुणाशील थे। और ऐसे तमाम सारे इंसिडेंट्स बौद्ध साहित्य में आते हैं जो करुणा के साथ साथ रेशनलिज्म की भी बात करते हैं, जिसमें बुद्ध कलाम सूत्र में एक बार कहते हैं, अंगुत्तर निकाय का रेफरेंस है ये, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को परंपरा, अनुश्रुति या गुरु के द्वारा कही गई या धर्म ग्रंथ के द्वारा कही गई बात को नहीं मानना चाहिए, उसको सिर्फ अपने विवेक से और अपने दृढ़ विश्वास से ही निर्देशित होना चाहिए। तो ये भी हमें इस समय में बहुत सीख देने वाली चीज है, किस तरह से हम परंपराओं को दरकिनार करके विवेकपूर्ण निर्णय लें, जो इस समय की एक बड़ी आवश्यकता है। तो करुणा और ज्ञान की हम जो हमारा विजडम है उससे हम निर्देशित हों, ये बुद्धिज्म हमको सिखाता है, और जो इस क्राइसिस के समय में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जी, बहुत ही प्रासंगिक है आपने बताया, जो आपने गौतम बुद्ध का जो संदर्भ आपने दिया, जो परिवर्तन उन्होंने संघ के नियमों में किए। अंत में सामाजिक दूरी को लेकर बहुत चर्चा है और ऐसा माना जाता है कि कोरोना से युद्ध में यही एक औषधि है, यही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। क्या कहेंगी आप? हाँ, सामाजिक दूरी कई बार हमको जोड़ने का भी काम करती है। तो जैसा मैंने कहा कि विवेकपूर्ण निर्णय हमको लेने चाहिए, तो जहाँ सामाजिक दूरी बनाए जाने की आवश्यकता है वहाँ बनाई जानी चाहिए। और ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है जो हर दृष्टि से हमें और ज्यादा समृद्ध करेगा। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम आत्मचिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें और अच्छी तरह से निकल के आए। सामाजिक दूरी जब हम प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि भिक्षु उपासना करते थे तो वो एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते थे, और उसी के द्वारा वो स्वयं को जान पाते थे, और जो स्वयं को जानता है वही दूसरों को जान सकता है। तो उस दृष्टि से भी उचित है। और यदि मैं व्यवहारिक दृष्टि से भी देखूं तो आज जब हम सामाजिक तौर पे दूर है तो हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हैं संवेदनात्मक स्तर पे। हमने लोगों की चिंता की है, उनकी मदद की है, उनको शुक्रिया कहा है, एक दूसरे से ज्यादा बातचीत की है। तो सामाजिक दूरी कई मायने में हमें जोड़ने में ज्यादा कामयाब रही है। तो किसी भी तरह से देखिए, ये हमारे लिए एक ऐसा समय है जब हम न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हैं बल्कि हम स्वयं को भी और अधिक जानने में सक्षम हुए हैं। डॉक्टर रेणु शुक्ला, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।